करंट अफेयर्स 12 से 17 जनवरी 2023 कुछ 30 क्वेश्चन लगभग हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग। शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं हम लोग यूपीपीसीएस प्री के लिए, जो जिनकी तैयारी नहीं हुई है अभी तक वो चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट सब कुछ इसमें मिलेगा, प्लस करंट अफेयर्स का पूरा सब कुछ। फीस मात्र 2,999 रुपए है और इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय खो खो लीग। अब खेलो इंडिया जो है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडिया का स्पोर्ट्स में लेकर, ठीक है। और मैं जब मोदी जी की तारीफ करता हूं तो 3-4 चीजों में तारीफ बनती है। इसमें है खेलो इंडिया प्रोग्राम, जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, स्कूल लेवल पे भी होता है, दोनों पे होता है। काफी बढ़िया है, काफी बच्चे निकल के आए स्पोर्ट्स में। हमारा देश स्पोर्ट्स ओरिएंटेड देश नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स नहीं है, मजबूरी में जो लोग थोड़ा बहुत खेलते हैं, इसलिए हम लोग बहुत अच्छा ओलंपिक वगैरह में परफॉर्म नहीं कर पाते जितनी हमारी पॉपुलेशन है। तो एक ग्राउंड लेवल पर प्रोग्राम होना चाहिए था कि स्कूल से जो है लोग अपग्रेड करें और स्कूल के बच्चों को भी वो एनवायरमेंट मिले, ऐसे स्टेडियम में मैचेस हो जो कि ओलंपिक जैसे, या ओलंपिक हो गया, एशियाड हो गया, या इंटरनेशनल कंपटीशन है वहां पे, मतलब फील कर सके कि जब ट्रैक में भागे तो वो सरकारी ग्राउंड का चक्कर ना काट रहे हो, वो लगे कि हाँ वो एक एथलेटिक्स ग्राउंड है। तो एक होता डर खत्म हो जाता है। जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट उस एनवायरमेंट में हो तो बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो खैर खेलो इंडिया प्रोग्राम तो इसका जो खो खो लीग है वो चंडीगढ़ में हो रही है। तो फैक्चुअल सवाल है, थोड़ा सा मैंने बताया। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है? जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अपर्णा सेन को दिया गया। ये बंगाली फिल्म एक्ट्रेस है जिनको दिया गया है। जयपुर फिल्म फेस्टिवल, जयपुर में डायलॉग होता है, जयपुर डायलॉग्स भी वगैरह होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो वो एक बड़ा फेमस रहता है। डीआरडीओ ने कहा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। ये इंटरेस्टिंग है। डीआरडीओ ने कम दूरी, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सी है? पृथ्वी 2। इसका क्या, तो वो उड़ीसा में किया है। चलिए उड़ीसा में करिए। 2-3 शब्द आ रहे हैं आपके पास। यहां पर आ रहा है पृथ्वी 2। पृथ्वी के ऑलरेडी 4-5 वेरिएंट आ चुके हैं। पृथ्वी 1, 2, 3, 4 प्राइम, इस तरह से आपके 3-4 आ चुके हैं। और ये 1 का मतलब होता है कि दूरी है। अगर मैं याद करने के पर्पज से बोलूं तो जो पृथ्वी 1 है वो लगभग 700 से लेकर 1000 किलोमीटर के आसपास है। 2 2000 के आसपास है, 3 3000 के आसपास है, 4 4000 के आसपास है, 5 जो है 5000 या 6000 किलोमीटर से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आपको पूछ सकता है कि अगर पृथ्वी 2 है तो कम दूरी क्या मतलब है? लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज होगा। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? 2 तरह की मिसाइल होती है हमारे देश, अमूमन जो दो तरह की है। एक मिसाइल होती है आपका, ऐसी मिसाइल होती है जो ये ऊपर जाती है और फिर जाके ठाक से नीचे गिरेगी आके, ठीक है। और दूसरी जो मिसाइल होगी वो यहां छोड़ोगे सीधे ये गिरेगी आके, ठीक है। तो आपका ये जो मिसाइल है इसे क्या बोलते हैं? क्रूज मिसाइल है, ठीक है। जैसे आपका ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस, ठीक है। ये क्रूज मिसाइल है, ये ऐसे चलती हैं। और ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल हो गई आपकी, ठीक है। ये हमेशा लंबी दूरी, लॉन्ग रेंज के लिए होती है और ये शॉर्ट रेंज के लिए होती है। इसलिए आपका ब्रह्मोस जो है वो 300 किलोमीटर के आसपास है इसकी रेंज है। और ये बैलिस्टिक में 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर के ऊपर है। ऐसे जाएंगे, पहले एटमॉस्फेयर में जाएंगे और फिर नीचे गिरते हैं। चलिए, किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है? तो ये ग्रीस के राजा रहे, अंतिम राजा थे कॉन्स्टेंटाइन। इनकी डेथ अभी हाल में ही हुई है। अब ग्रीस कहां पर है? किस महाद्वीप में है ग्रीस? कहां है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ग्रीस किस महाद्वीप में आता है? यूनान। ECIL के सीएमडी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग कुमार है, जो कि ECIL के नए सीएमडी बने हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हमारा दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित शहर है, दोनों तरह से, यानी कि वाटर वाइज भी और एयर वाइज भी, ठीक है। वाटर इसलिए कि भाई यमुना जो बहती है और वो ऐसी गंदी हो रखी है, तो और गंदी क्यों हुई है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।
सबसे बड़ा कारण है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वहां चला जाता है उसके अंदर, बिना अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि फैक्ट्री से निकला बिना उसको ठीक ठाक किए सीधे यमुना में डाल दिया, यमुना बर्बाद हो गई, ठीक है, वो नदी की जगह नाला बन गई। और वातावरण तो है ही है। अब चूंकि सर्दियां चल रही हैं तो आपने पराली वाला देखा होगा कि जो अक्टूबर के आसपास, ठीक है, जब रबी की खेती के खरीफ की खेती खत्म होकर रबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो खेत सही करने के लिए लोग किसान अपने खेत को क्या करते हैं, वो जला देते हैं कि वो खेत खाली हो जाए। जलने से क्या होता है कि वातावरण में स्मोक आता है, ठीक है, ये जो डस्ट जो बर्न पार्टिकल चले जाते हैं। अब जब ठंड पड़ती है सर्दी से, तो ये पार्टिकल्स होते हैं, इनके इर्द गिर्द जो है वो ठंड बर्फ जमना शुरू होती है, तो कोहरा, फॉग, स्मॉग कहते हैं, स्मॉग, SMOG, स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग। तो ये क्या होता है, ये आपकी हेल्थ में दिक्कत करता है, विजिबिलिटी में दिक्कत करता है, ठीक है। तो जैसे ठंड पड़ेगी तो ऐसे जगह पर बहुत दिक्कत है। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि दिवाली में पटाखे मत फोड़ो, क्योंकि स्मॉग बहुत क्रिएट हो जाता है। सुदर्शन पटनायक ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है, तो उड़ीसा में है। सुदर्शन पटनायक ने ये दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक है क्योंकि यहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है। उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर और रायकोला में वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, इसलिए हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी के 30% आरक्षण की बात की है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने बोला कि भैया महिलाओं को 30% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 30% किसने बोला? उत्तराखंड ने। यूपी में कितने रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए? 20%, वो भी हॉरिजॉन्टल। दो तरह का रिजर्वेशन होता है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, यानी कि अपनी ही कैटेगरी के अंदर जो है लड़कियों को मिलेगा। यानी जनरल कैटेगरी की लड़कियां हैं तो जनरल में 20% मिलेगा, SC की है तो SC में 20% मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। उत्तराखंड के अंदर प्रॉब्लम आ गई जोशीमठ की, जहां पर जोशीमठ में मकानों में दरारें आ रही हैं। वहां पर तो एक पॉइंट बड़ा अच्छा आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जहां पर आप डेवलपमेंट भी करना है पर यह भी देखना है कि एनवायरमेंट खराब ना हो जाए, ठीक है। और ये मेंस का बड़ा टॉपिक रहेगा। तो डेवलपमेंट भी करना है क्योंकि बिना डेवलपमेंट काम चलेगा नहीं, लोग पीछे रह जाएंगे, उनको जीवन यापन को भी क्वालिटी, लिविंग क्वालिटी बढ़ानी है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि वो जगह उतना कंस्ट्रक्शन झेलने के लायक है कि नहीं है। अब उत्तराखंड में ऐसा कहा जा रहा है जोशीमठ वगैरह में कि हैवी कंस्ट्रक्शन हुआ, टनल्स वगैरह बनाई गई, ठीक है, डैम बनाए गए, जिससे कि हिमालय उसको झेल नहीं पाया और वो धंसना शुरू हो गया। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया? भारत का सबसे तेज भुगतान जो पे रूप नाम का जो है तेज भुगतान ऐप जो है भारत ने लॉन्च किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा? जापान रहा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बनता है, पासपोर्ट तो की रैंकिंग आई है, पासपोर्ट्स की रैंकिंग आई है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में यह बोला गया कि भाई इसमें पासपोर्ट कितना पावरफुल है। पासपोर्ट का पासपोर्ट मतलब लड़ाई थोड़ी ना होती होगी पासपोर्टों की। अब अलग अलग कंट्री जो देश है उनके लोग अपना पासपोर्ट दिखाकर बिना वीजा के वहां पे एंट्री कर जाएं तो जितने देश में, जो कंट्री के लोग जितने ज्यादा देशों में एंट्री कर जाएंगे उतना वो मजबूत पासपोर्ट होगा। और भी पैरामीटर्स हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं एक पैरामीटर बता रहा हूं कि समझ में आ जाए। तो ये जो हेनले जो है उन्होंने रैंकिंग दी और इसमें भारत की 50वीं रैंक आई है। जापान जो है नंबर 1 है, ठीक है, और भारत जो है 85 है। और पासपोर्ट दिखा के भारत 59 देशों में बिना वीजा के, हम लोग कहते हैं वीजा ऑन अराइवल, ठीक, वो कर सकता है। भारत की पिछले साल रैंक 87 थी, अब इस साल 2 रैंक बढ़ गई है और मजबूत हो गया है, ठीक है। पहले 60 देशों में होता था, 15 देशों में हो गया, एक देश से कम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किया है? तो 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो हुगली यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, वहां पर हुआ है ये। और वहां लिखा है विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। दिल्ली के लाल किला में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। ये पूरा इसमें इंडिया का इतिहास जो है वो 1700 के बाद से अभी तक का जो इतिहास है उसको एक लेजर लाइट शो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो ये अच्छा है, ये टूरिज्म के लिए है, लोगों के अवेयरनेस के लिए है, ना सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्टों के लिए बल्कि डोमेस्टिक टूरिस्टों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अच्छा शो है लाल किला। और लाल किला किसने बनवाया है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 दिया गया है? प्रवासी यानी कि वो इंडियंस जो बाहर रहते हैं, इनके बाप दादा जो है वो चले गए थे पहले हिंदुस्तान से बाहर व्यापार करने के लिए या दास के रूप में चले गए थे, अब ये वहां रहकर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब पिछले 20 सालों के अंदर हमने प्रवासी दिवस मनाना शुरू किया है और हर 2 साल में 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। और जितने भी दुनिया भर में इंडियंस ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है, सिटीजन नहीं, ओरिजिन के लोग अलग अलग देशों में जो इंडियंस रह रहे हैं, तो उनको बुलाते हैं और एक इंटरेक्शन हम लोग डेवलप करते हैं। और पिछले 20-22 साल के अंदर हमने अच्छा इंटरेक्शन डेवलप किया है, क्योंकि ये लोग जो है आते हैं कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनको होता है इंडियंस अपने देश के प्रति, और जब हमारा एक संबंध अच्छा बन जाता है तो वो बहुत हेल्पफुल भी होते हैं 2-3 तरह से। पहला तरीका है आपका, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लेकर आते हैं, एफडीआई से कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं उसके अंदर, ठीक है, पैसा आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया। अच्छा, फिर एक ना सबसे इंपॉर्टेंट है वो सॉफ्ट पावर की तरह बनते हैं, यानी ये लोग विदेशों में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, तो इंडिया की इमेज, ओवरऑल इमेज एक बड़ी बनती है। अच्छा, और अगर कोई बंदा पॉलिटिकल मैटर में है, कोई पॉलिटिकल उसमें है, तो वहां पर हमें फिर फॉरेन पॉलिसी में हेल्प मिल जाती है। तो नए जो है थिरू एस नदसेन, इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 का दिया गया है। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा शामिल की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंजाबियों ने झंडे गाड़ दिए भाई, पहले तो कनाडा जीत लिया, अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने की बारी थी, जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को भी। कहने का मतलब है कि इन्फ्लुएंस कितना है। कनाडा की अर्थव्यवस्था में पंजाबियों का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मुझे लगता है कि बिना पंजाबियों को तो कनाडा चल नहीं सकता। वहां पे अगर जाओगे तो एयरपोर्ट पे लिखा होता है कि इंग्लिश में लिखा होता है और पंजाबी भाषा में लिखा होता है आपके बोर्ड। तो पंजाबी इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है वहां पर, वहां की सोसाइटी के अंदर, वहां की पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। पंजाबी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, तो बहुत सारे जो लोग पढ़ने जाते हैं, जो काम करने जाते हैं, तो वहां सेटल होते हैं, वहां के सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, और इतना डोमिनेशन होता है, इतना ज्यादा बाई वॉल्यूम, मतलब कि नंबर ऑफ लोग प्लस उनका जो एफर्ट है वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बोला कि नहीं, पंजाब अपने सरकारी स्कूलों में हम लोग जो आपको पंजाबी को रखेंगे। अब ये नहीं कि सारे अंग्रेज जो है पंजाबी सीख जाएंगे, कि पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम हिंदुस्तान आती है तो पंजाबी में बातें कर रहे हैं, ऐसा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा होगा कि जिसको अच्छा लगे पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? तो नाम देखा होगा आपने, कौन है ये? मियां जावेद अख्तर हैं। ये जावेद अख्तर साहब हैं, ये जो कि गीतकार हैं, लिरिसिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने किताब लिखी है जादूनामा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ठीक है। अब इसमें ना ये मुंबई में किया जा रहा है, लेकिन आपको समझने की बात यह है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है, ठीक है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं? विजन 2030 की बात डिस्कस किया जाता है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, यानी क्या डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों साथ साथ होना जरूरी है, तो उसको सस्टेनेबल। प्रोडक्टिविटी, आई से इनोवेशन, सी से कोलैबोरेशन, ई से एक्सेलेंस और एस से सेफ्टी। तो इन सब बातों पर डिस्कस किया जाएगा, और ऐसा मुंबई में हो रहा है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 14वां संस्करण है ये। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल के अंदर ये दोनों टूरिस्ट प्लेस है, कुमारकोम और बेपोर, ये केरल के अंदर है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना क्या है? SD 2.0। SD 2.0 जो है नया रूप है। इसमें क्या है, जिसका उद्देश्य पर्यटन और गंतव्य स्थल केंद्रीय दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए स्थायी और जिम्मेदारी पर्यटन स्थलों का, यानी कहने का मतलब है कि जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है उन टूरिस्ट प्लेसों को अच्छा डेवलप करना, कनेक्टिविटी अच्छी करना उसकी, और किसी की वो जो टूरिस्ट प्लेस है वो ज्यादा डेवलप कर सके, ठीक है। अब आपको ये बताना है जो लोग यूट्यूब में है कि टूरिज्म कौन सा सेक्टर में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, किस सेक्टर में टूरिज्म को हम रखेंगे, ठीक है। तो केरल कोट्टम में कुमारकोम और कोझिकोड के बेपोर को विकास के लिए चुना गया है। ये दो स्थल पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत चुने गए 19 राज्यों में 34 अन्य स्थानों में से एक है, ठीक है। केरल को इको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ग्रामीण सर्किट तहत घोषित की गई किस तरह है? चलिए, सुखोई
लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी जो है ये सुखोई जहाज को उड़ाने वाली पहली महिला है। और भारत की पहली मुस्लिम फाइटर प्लेन चलाने वाली लड़की कौन है? सानिया मिर्जा, मुस्लिम, ठीक है, नॉट लड़की। प्रिंस हैरी ने किस देश से अपना संस्कार जारी किया है? स्पेयर। स्पेयर नाम की किताब लिखी प्रिंस हैरी ने, यानी ब्रिटेन के राजकुमार थे, अब इन्होंने अपना दावेदारी छोड़ दी है, ठीक है। किंग चार्ल्स, प्रिंस भी नहीं कहूंगा, किंग चार्ल्स, क्योंकि एलिजाबेथ एक्सपायर हो गई हैं। तो किंग चार्ल्स के दो बच्चे हैं, विलियम्स और हैरी। तो विलियम्स तो चलो है, लेकिन छोटे भाई उनके जो है प्रिंस हैरी, इन्होंने अपना जो प्रिंस का जो अपना एक वो होता है पद, या जो भी एक क्लेम होता है, क्लेम कहते हैं, वो छोड़ दिया है। अभी नॉर्मल आ गए हैं, राजवाड़े खानदान से अपने आप उन्होंने अलग कर लिया है। और अलग होने के बाद उन्होंने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अपने कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक बातों को बताया है, जिसमें बोला गया है कि किस तरह से किसी बात को लेकर विलियम्स और हैरी में लड़ाई हुई और विलियम्स ने पटक दिया था हैरी को। मतलब राजा के राजकुमार बच्चे जो हैं आपस में कबड्डी कुश्ती कर रहे थे। इन किताब कौन सी है? स्पेयर। इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया? 15 जनवरी को। पुरानी पेंशन योजना बहाल, एक होती नई पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम, एक है पुरानी पेंशन स्कीम। आपके पापा जो लोग लेते थे वो उसे कहते थे ओल्ड पेंशन स्कीम, और अब 2005 के बाद से जो है वो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू एनपीएस कहते हैं। वो अलग तरीके से काम करती है, ओपीएस अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में इसको लागू करने की बात हुई थी, कर दिया गया। जहां जहां पर कांग्रेस सरकार बना रही है वहां पर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को ला रही है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा कांग्रेस के हाथ में है। बीजेपी ज्यादा एनपीएस को सपोर्ट करती है, कांग्रेस ज्यादा ओपीएस को सपोर्ट करती है। अब चूंकि अपोजिशन में है तो ओपीएस को बोल रही है। जो सरकारें होती हैं वो ये बोलती हैं कि जो पेंशन है वो एक तरह का बोझ होता है जो सरकार के ऊपर पड़ता है, तो जितना हो सके उसको अगर पेंशन को अलग तरीके से कर दें, ठीक है, उतना बोझ ना पड़े, तो वो पैसा जो बचेगा वो हम उसको डेवलपमेंट में लगा दें। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो लोगों ने नौकरी की है, 60 साल की उम्र हो चुकी है, तो उनके वेलफेयर का क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि आपने जब उनकी जवानी थी, जब ताकत थी, तो सरकार के जो सरकार को दिया और सरकार उसके बदले में कुछ उनके लिए नहीं कर रही है। ये भी देखना पड़ता है कि वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों का ही हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, हिमाचल सरकार ने उसको कर दिया। किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल साहब जो है उन्होंने भारत सरकार का मार्ग पोर्टल लॉन्च किया जो कि स्टार्टअप्स को मेंटरशिप देगा। स्टार्टअप कौन से? नए वाले स्टार्टअप, जोमेटो स्विगी वाले स्टार्टअप जो आजकल के नए जमाने के हैं, तो वो सही तरीके से काम कर सके। क्योंकि हमारे देश में एक वर्ड है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न होते हैं, यूनिकॉर्न असल में एक लेजेंडरी, एक काल्पनिक जानवर है जो घोड़े ऐसा होता है, उसके आगे एक ना वो लगा होता है, यूनिकॉर्न। तो इसको हम बोलते हैं बड़ी मुश्किल दिखने वाला, अगर हिंदी में इसको बोले तो गूलर का फूल होना, यानी कि असंभव होना, इसका गूलर होना, तो इसका यूनिकॉर्न होता है। लेकिन बिजनेस के भाषा में यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन से ऊपर होता है। वो स्टार्टअप कंपनियां जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होता है, उन्हें हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे देश में लगभग 100 यूनिकॉर्न्स हैं जिनका वैल्यूएशन मतलब कि ऐसे भविष्य में इतना ये काम करेंगी, प्रॉफिट नहीं, वैल्यूएशन, तो लगभग 100 हैं। ये कहने के तो 100 यूनिकॉर्न्स हमारे बन चुके हैं जो कि बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाता है। इतना पैसा का इन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे कि फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला को 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल गया, ठीक है। ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट अलग होता है, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे 1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट पाते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिकॉर्न। दुर्भाग्य से लगभग 95% यूनिकॉर्न जो है लॉस मेकिंग है, नुकसान में चल रहा है उनको, अपने अपने बिजनेस में ये पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो उन्हीं को सही करने के लिए मार्ग पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जिसको पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है, ठीक है। परामर्श, सहायता, सृजनता और विकास का नाम है मार्ग। किसने प्रतिष्ठित ग्लोबल गोल्डन पिकॉक CSR का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR कॉर्पोरेट सोशल, यानी कि वो बिजनेस
मतलब कि लेट्स सपोज टाटा है भाई, टाटा ने भारत में रहा, पैसा कमाया, यहां की रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया, भले ही टैक्स पे कर दिया जो भी वो किया, लेकिन टैक्स पे करना अलग चीज होती है। आपने हर बार टैक्स पे किया, लेकिन इस सरजमी पे आपने अपने आप को प्रॉफिट कमाया, तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन आपका इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति बनता है। तो सरकार ने CSR जो है यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यह बोला गया है कि हर कंपनी अपना प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है वो डोनेट करेंगी, यानी कि ऐसे कामों में लगाएंगे जहां पर समाज का विकास हो सके। स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक दायित्व है कि ठीक है तुमने अपनी कंपनी खोली, बड़ा चलाया, सब कुछ किया, लेकिन अब तुम्हारा दायित्व है कि जो पैसा तो कमा रहे हो प्रॉफिट में से, उस प्रॉफिट का 2% जो है आप अच्छे कामों में लगाओ, स्कूल्स खोलो। ये देश आपका भी है, हमारा नहीं है सिर्फ, ये नेताओं, ठीक है कि आप सिर्फ नेताओं से आप उम्मीद कर रहे हो। तो जिंदल स्टील को ऐसा मिला, जिंदल स्टील जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। जीएसडब्ल्यू ने काफी काम किया। जीएसडब्ल्यू ने अपने हमारे देश के जो ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं उनको ट्रेन करने का खर्चा जो है वो क्या, अभी हॉकी हो रहा है वो उसका उन्होंने पूरा उठाया, जीएसडब्ल्यू उठाया, जिंदल स्टील ने उठाया, ठीक है। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार $100 अरब के पहुंचा, तो वो है चीन। चीन के साथ हमारा जो है व्यापार $130 अरब के आसपास पहुंच गया, 130 अरब। तो जो भी ये चाइना बॉयकॉट और फलाना ढिमकाना जो सोशल मीडिया पर चला था, उसके उलट आंकड़े ये बताते हैं कि हमारा व्यापार चाइना से बढ़ ही रहा है। चाहे हमारे संबंध अच्छे नहीं है, बट व्यापार बढ़ रहा है। और इसकी मजबूरी भी रहती है कि अगर चाइना से हमारा व्यापार, देखिए, दो तरह से कम कर सकते हैं। एक तो आप अपना खुद इतना अच्छा बनाओ कि आपको जरूरत ना पड़े, और दूसरा क्या है कि आप काम बंद कर दो कि नहीं, हमें तुम्हारे से बात ही नहीं करनी, सामान तुमसे नहीं खरीदेंगे। अब दोनों केसेस अलग अलग हैं। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है तो आपको जरूरत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे का प्रोडक्ट को बंद करने की कोशिश करते हो आर्टिफिशियल तरीके से, तो आपकी मार्केट खराब हो जाती है, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के संबंध खराब हुए, पाकिस्तान ने बोला कि हम इंडिया से व्यापार नहीं करेंगे। अब हालत यह है कि जो चीज सस्ती मिल सकती थी इंडिया से, जैसे कि आटा हो गया, ठीक है, अब वो आटा मान लो इंडिया से अगर जाता था पाकिस्तान तो उस पर 5-10 रुपए एक्स्ट्रा होता था। मान लो कि यहाँ पे 30 रुपए है तो 40 मिल जाता था, 45 में अवेलेबल था। अब उन्होंने कहा नहीं, इंडिया से तो बात नहीं करेंगे, हम सामान इंडिया से नहीं लेंगे। नहीं लेने से क्या हुआ कि वो कहीं और से आटा मंगा रहे हैं, और पता लगा 200 रुपए किलो आटा चल रहा है, यहाँ पे 200-250 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है, तो वो नुकसान हो जाता है। तो इंडिया और चाइना का जो है वो $100 अरब के आसपास पहुंच गया। कहां के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI टेक्नोलॉजी किए, तो MIT कॉलेज जो है उन्होंने बोला है कि हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। कौन सा देश सुएज MS-23 अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा? तो ये आप देखो अंतरिक्ष यान देख रहे हो, ठीक है, तो सुएज MS-23 अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस में जाएगा, वहां पर जो भी स्टेशन है वहां पे काम करेगा। किसने अमेरिका की कैंसास स्टेट, जैसे स्टेट होते हैं इंडिया में स्टेट होते हैं वैसे कैंसास स्टेट में सीनेट के रूप में शपथ ली है? तो ये उषा रेड्डी है जो नेता है वहां की, उन्होंने वहां पे सीनियर यानी कि MP MLA की तरह रूप में वो लिया है। किस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने कॉस्ट कटिंग, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी दिवालिया घोषित हो चुका है, तो बोला है कि हम आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई खतरा ऐसा कोई है नहीं, तो फिर अपनी जो है सेना को हाफ करने की कोशिश की जा रही है। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट कहां स्थापित हो रहा है? तो वो हो रहा है मुंबई के अंदर। तो ये सब करंट अफेयर्स थे 3-4 दिन के इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता पसंद आए होंगे। इस वीडियो में इतने ही, बाकी के लिए